सभी को नमस्कार। मैंने गढ़ा है अपना पुरुष। अनुपम सिंह का यह कविता संग्रह मेरे सामने है। समकालीन हिंदी साहित्य में अनेक युवा महिला कवि अपनी अत्यंत प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और अनुपम सिंह उनमें से एक हैं। 1986 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में उनका जन्म हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने शोध कार्य किया। अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। महिला आंदोलनों में, जन आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी वे करती रही हैं और 3 वर्ष तक दिल्ली विधानसभा दिल्ली में एसोसिएट फेलो के रूप में भी वे कार्यरत रही हैं। मैंने गढ़ा है अपना पुरुष, यह उनकी कविताओं का पहला संग्रह है। इसके अतिरिक्त उनका एक शोध प्रबंध भी प्रकाशित हुआ है। रेखा सेठी ने इस पुस्तक के ब्लर्ब के लिए बहुत अच्छी टिप्पणी की है। रेखा सेठी स्वयं सुलझी हुई साहित्य की अध्येत्री और समीक्षक हैं। उनके कुछ वाक्य मैं पहले पढ़ देता हूं, उसके बाद अनुपम सिंह की कविताओं पर यथामति संक्षेप में बात करूंगा। रेखा सेठी लिखती हैं, अनुपम सिंह 21वीं सदी की संभावनापूर्ण हिंदी कविता की प्रखर आवाज हैं। उनकी कविताओं में एक छोटी लड़की झांकती है जो पूरे सजग भाव से अपने आसपास सब कुछ देख रही है, लेकिन संभवतः चुप करा दी गई है। यह चुप्पी कविताओं में आकर खुलती है और पूरी बेबाकी के साथ अपने जीवन, परिवेश और व्यवस्था को तार तार कर देती है। अनुपम की कविताएं गहरे दुख की कविताएं हैं। दुख जो स्त्री जीवन में शोक गीत बनकर बसा है। दुख जिससे किसान, शोषित पिछड़े वर्ग का हर व्यक्ति और स्त्रियां अपने जीवन के हर दिन गुजारते हैं। जीवन की त्रासदी के इस मानचित्र का एक बड़ा हिस्सा स्त्रियों और उनके अभिशप्त जीवन के नाम है। स्त्रियों की व्यथा मुखर हुई है, यह तो स्पष्ट है, पर अनुपम सिंह बहुत दिलेर कवि हैं और बहुत चुनौती के भाव से उन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं। चुनौती का वर्णन करती हैं। साहस उनकी कविताओं में जबरदस्त साहस दिखाई पड़ता है और कम कवियत्रियां इतना साहस करके कह पाती हैं, कम महिला कवि। इस किताब के बारे में खुशखबरी यह भी है कि 2022 में इसका पहला संस्करण निकला था। दूसरा संस्करण इसका 2024 में फिर छपा। इससे कविता के पाठक हैं, कविता के संकलन, नई कविता के संकलन, एकदम युवा कवियों के संकलन पढ़े जाते हैं। दोबारा उनके संस्करण निकलते हैं, यह साबित होता है। राजकमल पेपरबैक से किताब छपी है। दोनों संस्करण 199 रुपये इस किताब का मूल्य है। लगभग 140 पृष्ठों की यह किताब है और पढ़ने लायक किताब है। भाषा का वैभव अनुपम सिंह की कविताओं में निखर कर के सामने आता है। घर परिवार से शब्द उठाती हैं, अपनी भाषा कई बार गूंथती हैं। अनुभव से जीवंत भाषा उनकी अनेक कविताओं में आती है और दैहिकता और ऐन्द्रियता बहुत संपन्न अभिव्यक्ति पाती हैं उनकी कविताओं में। कामसूत्र में सूरत या संभोग की कई दशाएं बताई गई। वो सूरत के जो पर्याय बताए गए हैं वे अनुभव की दीप्ति के साथ आते हैं अनुपम सिंह की कुछ कविताओं में, और धरती के कण से लगाकर आकाश तक को छूती हैं उनकी कविताएं। संस्कृत में महिला कवियों ने अपने प्रेम के अनुभवों पर कविताएं लिखी हैं। उनमें से शीला भट्टारिका और विज्जिका की कविताएं कभी कभी स्मरण आ जाती हैं जो अनुपम सिंह बयान करती हैं।
और अंतरंग अनुभवों के साथ भी बयान करती हैं, बेबाक ढंग से भी बयान करती हैं, लेकिन कविता बनाती हैं उस सब के बीच से। प्रेम उसके लिए खोया हुआ कोई पल है, वह चील सी बेधड़क आसमानों में मंडरा रही है, अपनी बिल्ली सी देह सी अपनी बिल्ली की देह सी कांप रही है वह, जंगल में ओस सी टपकती, धूप में नंगी पीठ पिघल रही है वह, दहक रही है धाक सी जेठ की दोपहर में। उपमाएं भी, बिंब भी, अप्रस्तुत विधान भी, और महिलाओं का दर्द तो जैसा रेखा सेठी ने लिखा है, वह जिस तरह से अनुपम बयान करती हैं, वह अनुपम ही है उनके बयान करने का ढंग। हमारे गांव की विधवाएं शीर्षक कविता है इस संकलन में। विधवाएं टूटी हुई बाल्टियां हैं, जिनमें सगुन का जल नहीं भरा जाता, और अतिशय की दीप्ति जो भी बिंब उठाती हैं, जो उपमाएं देती हैं, उनमें अतिशयोक्ति जो भामा ने कहा कि वह सर्वत्र यदि पिरोई रहती है तभी अलंकार अलंकार बनता है। तो बहुत सारे अलंकार आए अनुपम की कविता में, रूपक हो गया है यहाँ, पर यह जो अतिशय है, अतिशयाधान है, उसके कारण रूपक ग्राह्य होता है। दुर्लभ अनुभवों को साझा करती हैं, और अंतरंग तो है ही अनुभव उनके। जवान होती हुई लड़कियां कुछ इसी तरह की कविता है, और जिस भाषा में बयान करती हैं, यह लंबी कविता है, करीब 2.5 पेज की कविता है। इसकी 2 पंक्ति में पढ़ रहा हूं। दीवार से चिपक कर ऐसे बतियाती, जैसे लड़कियां नहीं छिपकलियां हों। और यह अच्छी उपमा है। यह लोक जीवन पर जो कविताएं संस्कृत में ग्राम जीवन से जुड़े हुए कवियों ने लिखी, उनमें अपनी पत्नी के लिए पुरुष कवि ने उपमा दी है। घृणा के भाव से नहीं दी है, जिस भाव से दी है वह तो अद्भुत है। मद गेह मुसली व मूषिक वधु मूषी व मार्जारिका मार्जारी व शुनि शुनि व गृहिणी वाच्य किमन्यो जना। भुखमरी की हालत है, घर में कैसे हो गए हैं लोग, वो कहता है। जो चुहिया थी वह तो छिपकली की तरह हो गई है, और मूशी व मार्जारिका जो बिल्ली थी वह चुहिया जैसी नजर आने लग गई है, और मार्जारी व शुनी जो मेरी पत्नी जो कुतिया थी वह बिल्ली की तरह दिखती है, और शुनी व गृहिणी कुतिया की तरह मेरी पत्नी दिखती है। छिपकली से नहीं दी है, कुतिया से दी है। और यह गाली नहीं है। कुत्ते और कुत्ती शब्द संस्कृत में कभी गाली के लिए नहीं आते। बहुत सम्मान के भाव से कुत्ते और कुत्ती का जिक्र संस्कृत कविता में होता है, यह याद रखा जाए। उस तरह की कविताएं कभी कभी अनुपम सिंह और दूसरी जो स्त्री कवि लिख रही हैं हिंदी में, वो संस्कृत की वो कविताएं कभी कभी याद आती हैं। तो इसलिए अनुपम सिंह कहती हैं कि दीवार से चिपक कर ऐसे बतियाती हैं जैसे लड़कियां नहीं छिपकलियां हो। बड़ों के चले जाने पर बूढ़ी औरतें चौखट पर बैठ हमारी रखवाली करती। ये लड़कियों के अनुभव हैं। रंग पर कविता है, रंग जहां अपराधी होते हैं। यह अच्छी कविता है। आईने के सामने खड़े होते ही स्मृतियां परावर्तित होकर फैलाती हैं गहन अंधकार। यह जो अनुभव है एक लड़की का जो सांवली है, वह इसमें मार्मिकता के साथ प्रकट हुआ है। दादी रंगों को लेकर मुखर थीं, कितनों की बेटियों को मार चुकी थी ताना, बिन ब्याही मर जाने का। जैसे मैं उन्हीं में से एक हूँ, जो मर गई थी हिस्टीरिया में, लौट आई हैं सब कुछ वापस करने। पिता का ही रंग मिला था विरासत में, पिता ही अपराधी थे, लोगों के बीच अपना बचाव करती। हाँ, पिता पर ही गई हूं मैं। यह जो रंग भेद और वर्ण व्यवस्था के भेद हैं, वो आते हैं पुरुषवादी
विमर्श का प्रतिपक्ष अनुपम की अधिकांश कविताएं रचती हैं। हमारा इतिहास शीर्षक कविता उनकी है। लंबी कविता है, 3 पृष्ठ, ढाई 3 पृष्ठों की। उसमें वो कहती हैं, जब दिखने लगे नंगी देहों के हरे कटे घाव, पहनाए गए आभूषण, आभूषणों से ढकी हुई देह अंधेरों का रहस्य लगी, तब से राह का हर राहगीर हमारी टेढ़ी कमर पर हाथ फेर लेता है। धर्म ग्रंथों और इतिहास की स्याह पांडुलिपियों को अपनी पीठ पर लादे हम यक्षिणियों को कैद हुए लंबा अरसा गुजरा है। ये सारा एक तरह से प्रत्याख्यान की कविता बन जाती है या प्रति आख्यान की कविता बन जाती है। जो नैरेटिव्स हैं उनके काउंटर नैरेटिव्स इस कविता में रचे जाते हैं। यक्षिणियां मंदिरों में प्रतिमाओं में कितनी सुंदर लगती है और वो यहाँ आती हैं। यक्षिणियां तो उत्तरांचल में हैं, अभी भी हैं, कुमाऊं में हैं और उनकी यही स्थिति है। हिमाचल के आसपास की वो यक्षिणियां हैं। उनकी सच्चाई यह है, इस तरह देह देह के पास आते हुए एक दूसरे को पहचानते हैं। एक दूसरे के देह से दो व्यक्ति एक दूसरे को पहचानते हैं और जो असामान्य व्यवहार होता है काम संबंधों में, उसका चित्रण करते हुए एक अलग प्रकार का कामसूत्र रचा जाता है अनुपम की कविता में। और यह कविता तो सफेद धूप सी तुम, यह कविता है लड़की का लड़की से प्रेम, इस पर यह कविता है। अच्छी कविता है और भाषा की नई दुनिया में जब स्थायी हो रात तो हिचक कैसी, कैसा अपराध बोध, हाँ प्रेम में थी हम दो लड़कियां। कुल मिलाकर के अनुभवों की नवीनता भी है और विलक्षणता भी है। वात्सल्य है कुछ कविताओं में। बच्चों के लिए कविता लिखी है, तुम्हें पंडुकों के साथ पालना चाहती हूँ। पंडुक पक्षी है और इसमें पन बुड्ढियां भी आती हैं जो दिन भर क्वां क्वां कर कर चिढ़ाती हैं। तुम जो नन्हे पाँवों से दूर तक करते हो पीछा, क्या समझते हो इनकी भाषा, ऐसा बच्चे से कहा जा रहा है। चिड़ियों की चहचहाट है तुम्हारी भाषा का उद्गम, बुलबुल का गान ही तुम्हारी किलकारी में अंतर्निहित संगीत है। अब तुम्हें बेफिक्र होकर अब तुम्हें बेफिक्र हो छोड़ आना चाहती हूँ गिलहरियों के घोंसले में। यह प्रकृति से सानिध्य है, लेकिन अनेक कविताओं में जबरदस्त विभीषिका है। विषादन अलंकार हमारे आचार्यों ने बताया है, जहाँ स्यापा करती है कविता और सिर पीटती है, सिर धुनती है कविता, वो उन्होंने कहा है कि विषादन है। उन्होंने अलंकार कहा है, अलंकार कोई सजावट की चीज वहां नहीं है। बहुत डरावनी सच्चाइयां स्त्री के जीवन की कुछ कविताओं में यहाँ आती है। जहरबाद ऐसी ही कविता है। एक जून भूखी रह लेती, बीजों को हाथ न लगाती थीं। झरबेरी मकोए भटकोइयां तक को भविष्य के लिए संचित कर रखा उन्होंने। उनके बच्चे भी इस बात के अभ्यासी अभ्यासी थे, फिर भी उनकी आंखों में तिरती रहती निश्चल सांवली हंसी। अब किस देश से आती हैं ये हवाएं, सूख गई बीजों के भीतर की नदी, पसीने से भरी नहीं दरारें खेतों की। यह भी 2.5-3 पेज की लंबी कविता है, जिसमें शब्दावली है वहां के जीवन की। खो गए उनके जुआता के दोनों सैल, या ले गया कबाड़ी वाला भंगार भाव। बच्चों को थोड़ी सी सोन पापड़ी दे, या किसी ने गाड़ दिया उनकी ही पीठ में छुरे की तरह। ये कविता है और बहुत तीखी कविताएं इस तरह की कुछ हैं। राष्ट्रीय सूतक कविता है। एक पूरा गांव कत्ल किया गया है, पूरा देश ही सूतक में है। लाशें बिखेर दी गई हैं सड़क के दाईं ओर, कौन रोए किसके लिए जब कोई बचा नहीं है। ससुराल से लौटी हैं बेटियां, सिर मुड़ाए तर्पण दे रही हैं,
पिताओं को। रसदार पेड़ों में घंट बंधे हैं, मातम में डूबी झा मातम में डूबी हांडियों में झलझलाती हैं पिताओं की डबडबाई आंखें, चिल्लाकर घंट फोड़ देना चाहती हैं बेटियां। ये पूरा जो सामूहिक नरसंहार के अनुभव के बाद कविता बनती है, और उसकी जो पूरी उस सारे समाज के अंतर्विरोधों के साथ विभीषिका उभरती है, वह यहाँ पर है। कुछ विलक्षण अनुभव जो स्त्री के ही हो सकते हैं। दर्द की लहर अच्छी कविता है, जो प्रसव के अनुभव को अभिव्यक्त करते हुए लिखी गई है, और अच्छे बिंब विधान के साथ लिखी गई है। बहुत सारी कविताओं में अछूती अनुभूतियों के लिए अछूते ही बिंब खड़े किए गए हैं। तलुए में छिपी औरत है, या पिता के प्रति संबोधन है, प्राचीन संस्थाओं का विखंडन अनुपम सिंह की कविताएं करती हैं, पुरातन का ध्वंस करती हैं। दरवाजे पर जो नल है पिता, जैसे धरती के सोते से टूट गया हो संबंध उसका, बहने लगी हो रेत, पानी के बदले इतनी रेत कहाँ से आई पिता। जब अम्मा सूरजमुखी मिर्च नहीं लगाती, खेत की धूल आंगन तक आती है, होली के सूखे रंग बिखरे हैं बालों में, भैंसे तालाब में जाती हैं आदतन, वहां घास की नहीं पानी की जड़ें खोजती हैं। अब आसमान में मछलियां गिरती ही नहीं, आसमान भी पहले जैसा पारदर्शी कहाँ रहा पिता। वर्जित क्षेत्रों में अनुपम सिंह की कविता प्रवेश करती है, और कैसी रहस्य गुफा यह कविता है। यह तो बहुत हिम्मत के साथ भी लिखी गई होगी, और प्रजनांगों का वर्णन बहुत साहस के साथ में किया गया है, लेकिन कविता बनाई गई है। संस्कृत के कवियों ने भी वर्णन किया है। मालती माधव में तो मालती और उसकी सखियां बात करती हैं, और उस तरह की बात वे करती हैं। यहाँ भी प्रजनांग को देखते हुए जो अनुभव है, उसको अभिव्यक्ति दी गई है, और यह भी लंबी कविता है। संस्कृत के आचार्य कहते हैं कि कविता में वर्जित कुछ नहीं है। जो जुगुप्सित है, भयानक है, भयावह है, वह कविता में आकर के कुछ और का और हो जाता है। पर वह रमाने के लिए यहाँ नहीं है, यहाँ सवाल उठाने के लिए है। वो रस से सराबोर नहीं है, वह सवाल उठाता है, और बहुत निर्भीकता के साथ सवाल उठाता है। क्या यही थी सभी फसादों की जड़, या मूल है सृष्टि और सौंदर्य का? यही है क्या वह ब्रह्म कमल, जिसे महाकवि ने सुझाया था ब्रह्मरंध्र में, जिसे खोजते हैं कवि व्यभिचारी चोर, सन्यासी कापालिक रसायनी, तंत्रयानी सहजयानी इत्यादि के साथ यह कविता आगे बढ़ती है। बहुत सारी कविताओं में दुख है, और भाषा की आप है। उसने जब लिखना सीखा, यह कविता है। प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत खराब अनाज को बेचा जा रहा था सोमालिया, जो अफ्रीका में नहीं भारत में था। यह तीखी टिप्पणी है, और सच्ची भी है। वैश्विक संकट पर बहुत सांकेतिक और दहला देने वाली कविता है। धरती का शाप कविता की है, और पूरी धरती किस प्रकार से अभिशाप्त हो रही है, इसका चित्रण इसमें किया गया है। मौत की ओर अग्रसर है धरती, मुड़मुड़ कर देख रही है पीछे की ओर। उसकी आंखें खोज रही हैं आदिम पुरखिनों के पदचिन्ह, उन सखियों को खोज रही है जिनके साथ बड़ी होती फैली थी गंगा के मैदानों तक। यह है पूरी सांकेतिकता के साथ। सच्चाइयां भी हैं, यथार्थ भी है, समाज भी है। परकिया कविता है, रति का वर्णन किया गया है, और
जैसा मैंने कहा था कि विज्जिका और शीला भट्टारिका के कई पद्य याद आ जाते हैं। यह कौमार हरस एव हिवरस्ता एव चैत्र क्षपा इत्यादि पद्य संस्कृत के जो महिला कवियों के हैं वो याद आ सकते हैं। उनमें भी इसी प्रकार के अंतरंग अनुभव हैं। निभिं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण सख्य शपाम यदि किंचिदपि स्मरामि। तुम कितनी धन्य हो कि तुम सारे अनुभव को बयान कर रही हो। उनका हाथ जब मेरे वस्त्र ग्रंथि की तरफ जाता है उसके बाद तो मैं ऐसी हो जाती हूँ कि मुझे कुछ भी याद रहता हो। शपथ लेती हूँ कुछ भी याद नहीं रहता, ऐसा कहती हैं। ये विज्जिका हैं। इसी तरह से शीला भट्टारिका हैं। परकीया रति के अनेक वर्णन इसी प्रकार से इस कविता में हैं। परकीया शीर्षक ही है। परकीया नायिकाएं पुरानी कविता में बहुत आती हैं। रीतिकालीन कविता में आती हैं। वहां दृष्टि दूसरी है, यहाँ दृष्टि दूसरी है। जीवन में हो सकते हैं छिपे हुए राज और रहस्य। कविता सारे रहस्यों को खोल देती है। ये जो अनावृत कर देने वाली कविता है और साहस इसमें है। काले रंग पर अच्छी कविता यह है अनुपम सिंह की। और शीर्षक भी इसका है, धरती पर हजार चीजें थी काली और खूबसूरत। यह भी साहस के साथ लिखी गई है। और वर्णभेद जो रंग को लेकर के पूर्वाग्रह है उसके प्रत्याख्यान में दमदार कविता यह है। उनके मुंह का स्वाद मेरा ही रंग देख बिगड़ता था। वे मुझे अपने दरवाजों से ऐसे पुकारते जैसे किसी अनहोनी को पुकार रहे हों। उनके हजार मुहावरे मुंह चढ़ाते थे। काली करतूतें काली दांत, काली करतूतें काली दाल काला दिल, काले कारनामे। बिल्लियों के बहाने दी गई गालियां सुन मैं खुद को बिसूरती जाती थी और अकेले में छिपकर रोती थी। पहली बार जब मेरे प्रेम की खबरें उड़ी तो माँ ओरहन लेकर गई। उन्होंने झिड़क दिया उसे कि मेरे बेटे को यही मिली है प्रेम करने को। मुझे प्रेम में बदनाम होने से अधिक यह बात खल गई थी। उन्होंने कच्ची पेंसिलों सा तोड़ दिया था मेरे प्रेम करने का पहला विश्वास। मैंने मन्नतें उस चौखट पर मांगी जहां पहले ही नहीं था इंसाफ। कई कई फिल्मों के दृश्य जिसमें फिल्माई गई थी काली लड़कियां सिर्फ मजाक बनाने के लिए अभी भी भर आंख देख नहीं पाती हूँ। तस्वीर खिंचाती हूँ तो बचपन की कोई बात अनमना कर जाती है। सोचती हूँ कितनी जल्दी बाहर निकल जाऊं दृश्य से। काला कपड़ा तो जिद में पहना, हाथ जोड़ लेते पिता, बिटिया मत पहना करो काली कमीज। अंतिम पंक्तियां हैं इस कविता की। देव वैसे तो काजल और बिंदी यही दो श्रृंगार प्रिय थे। अब लगता है कि काजल भी जिद का ही भरा है। उनको कई बार कहते सुना था कि काजल फफता नहीं तुम पर। देवी देवताओं और सज्जनों ने मिलकर कई बार तोड़ा मुझे। मैं थी उस टूटे पत्ते सी जिसकी जड़ें फूटती हैं। यह साभिप्राय कथन है, अंतिम जो कथन है। और अनुपम सिंह की कविताएं युवा महिला कवियों की कविताओं की संभावनाओं को उजागर करती हैं। प्रतिरोध का स्त्री स्वर यह भी एक पुस्तक मेरे सामने है। सविता सिंह इसकी संपादक हैं जो स्वयं जानी मानी कवि हैं। और समकालीन हिंदी कविता स्त्रियों के द्वारा लिखी हुई इसमें संकलित की गई है। बहुसंख्य महिला कवियों को हिंदी की जो समकालीन रचनाकार हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। और स्त्रियों के अपने अनुभवों से कविता बनती है। एक पक्ष तो यह होता है कि कविता में स्त्री पुरुष का भेद नहीं करना चाहिए, जैसा राजशेखर ने भी कहा। कविता तो कविता ही है। यह परमार्थ की बात है। व्यवहार के स्तर पर जहाँ इतनी विषमताएं और भेद हैं वहाँ स्त्रियों के अनुभव विलक्षण हो सकते हैं, उनके अपने अनुभव हो सकते हैं जो पुरुष कवियों के, पुरुष रचनाकारों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं ही हो सकते, चाहे जितने दावे किए जाएं। लेकिन जो स्त्री होने का अनुभव है, वो विलक्षण अनुभव जो है, वह एक स्त्री जिस तरह से बताएगी वह अलग तरह का होगा। पुरुष भी बता सकते हैं
और वह भी अलग तरह का हो सकता है, लेकिन दोनों में फ़र्क तो होगा ही। प्रतिरोध का स्त्री स्वर इसमें शुभा, शोभा सिंह, निर्मला गर्ग, कात्यायनी जो बहुत चर्चित कवि हैं, हिंदी की अंजना देव, प्रज्ञा रावत, सविता सिंह की खुद, रजनी तिलक, निवेदिता झा, अनीता भारती, हेमलता महेश्वर, वंदना टेटे, रीता दास राम, नीलेश रघुवंशी, निर्मला पुतुल, सीमा आजाद, सुनीता टाक भौरे, कविता कृष्ण पल्लवी, जसिंता केरकेट्टा और रुचि भल्ला, इतनी स्त्री कवियों की कविताएं इसमें हैं। सभी में साहस है, दमखम भी है। यह कविता है जैसे औरत बीड़ी मजदूर, यह शोभा सिंह की कविता है। 900 बीड़ियां बाकी हैं अभी सो, वक्त नहीं, दूर 12 घंटे की आवाज, एक आराम से बजेगा। उंगलियां तेजी से चलाती, डांट के बावजूद छोटी बेटी वहीं लुढ़क गई। प्यार से एक नजर डालती, दिल की उमड़न सोने में जज्ब करती। दिमाग और हाथ का अच्छा तालमेल, तंबाकू की महक आदि हो चुकी शुरू शुरू में चक्कर आ जाता था। नई ब्याहता, रात दिन का पता ही नहीं चलता। मौसम की बहारें, त्योहारों से लगदक, हंसी कह कहे बस चंद रोज, फिर तो जीवन का हिस्सा, तमाकू तेंदू पत्ता। यह जो औरतें बीड़ी मजदूरी करती हैं, उन पर कविता है, लंबी कविता है। बिल्किस बानो पर कविता है इसी कवि की। शाहीन बाग पर मार्मिक कविता है, जो पूरा दर्दनाक प्रसंग ही है महिलाओं के एक सामूहिक आंदोलन का, और जबरदस्त आंदोलन था, इतिहास में उसको दर्ज होना चाहिए। उस पर यह कविता है। वह मिट्टी का दस्तावेज हमारा, लगता था अपने ख्वाबों से मुलाकात हो रही हो। स्पष्ट विचारों का सैलाब लिए अपने नीम अंधेरे से उठकर आई औरतें, चेतना का दिलेर स्वर बन। यह लंबी कविता इस तरह से चलती है। अफगान औरतों पर कविता है इसी कवि की, शोभा की ही। हॉकी खेलती हुई लड़कियां, यह भी खूबसूरत कविता है कात्यायनी की, और बहुत प्रभावशाली ढंग से बयान किया गया है। स्त्रियों का जो अनुभव है, एक खिलाड़ी स्त्रियों के जो अनुभव हो सकते हैं, निश्चित रूप से विलक्षण अनुभव है। और जिस तरह से स्त्रियां एक स्त्रियों को पहचानती हैं, खेलती हुई स्त्रियां, आंदोलन में साथ धरने पर बैठी हुई स्त्रियां, इस स्त्री से डरो, यह भी कात्यायनी अपनी कविता में कहती हैं। गार्गी पर वे लिखती हैं जो याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा था, उसको धमकी लेती हैं। हालांकि वहां धमकी ही है या क्या है, उपनिषद में अलग अलग तरह से व्याख्याएं हो सकती हैं, पर कात्यायनी पुरुष के वर्चस्व का जो समाज है, उसकी दृष्टि से उस पर लिखती हैं, और प्रखर कविता लिखती हैं। पहाड़ और प्यार, यह कविता है जसिंता केरकट्टा की, और स्त्री का जो अनुभव है पुरुष के द्वारा इस्तेमाल किए जाने का, उस पर यह कविता है। कुल मिलाकर के स्त्रियों की दुनिया स्त्रियों के द्वारा कविताओं में व्यक्त होती है, वो एक अलग तरह का स्वर होता है। और राजेश जोशी ने ब्लर्ब पर टिप्पणी लिखी है इस किताब पर, उसको पढ़ कर के मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करूंगा। ये कविताएं स्त्री की स्वतंत्रता की व्यापक परिभाषा रचती हैं। वहाँ सवर्ण और दलित स्त्री के भेद के भी सवाल हैं, और यह समझदारी भी कि राजनीतिक लोकतंत्र अब सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित होगा, तभी सफल होगा। उनका गुस्सा दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद के विरुद्ध भी है, और सामाजिक संरचना के खिलाफ भी। महामारी से उठे सवाल और कोरोना के दौरान सफाई कामगारों के सवाल भी इन कविताओं